नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं तनीषा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के मानहानि वाले बयान पर कहा कि वह उन पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। वे बतौर मुख्यमंत्री तथ्यों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने वक्त की देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोपी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने वक्त की देनदारियां मौजूदा कांग्रेस सरकार पर थोपी है। पूर्व सरकार के दौरान क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाला हुआ, सरकारी भर्तियों में घोटाला हुआ, हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की भर्तियों में भी गड़बड़ी हुई, पुलिस कांस्टेबल पेपर में गड़बड़ी हुई और पूर्व बीजेपी सरकार सब कुछ आंख मूंद कर देखती रही। उन्होंने कहा कि 10 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता और 817 पोस्ट कोड का केस भी जीत लिया है। जल्द ही इसका रिजल्ट भी सरकार निकालने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुए घोटाले को सरकार खोज रही है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बिना वैलिड लीज क्रशर चलते रहे और इससे प्रदेश सरकार को नुकसान हुआ। जो डीए की मांग है वो उनकी जेन्युइन है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकलकर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया। ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता, उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। और जितने रिजल्ट जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए। और जो नया चयन योग था, राज्य चयन योग, उसको भी बना दिया गया है। और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियां शुरू हो गई है। पुलिस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के मानहानि वाले बयान पर कहा कि वह उन पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। वे बतौर मुख्यमंत्री तथ्यों पर बात कर रहे हैं। पूर्व सरकारों के दौरान बिना परमिशन के ही क्रशर चलते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। विपक्ष में बैठी भाजपा सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए बयान देती है। उन्होंने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट में भी सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है। सरकार चाहती है कि इससे हर साल प्रदेश के राजस्व में 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की कमाई हो। तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहां क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है। आप और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी। देखिए अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर आएगा जरूर। देखिए 5 डेज भी
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में सचिवालय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला और किसान हितैषी सरकार है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय मिनी हिमाचल है, जहां सभी जिलों की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हें हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद वह बालिका आश्रम टूटीकंडी गए और अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आशा योजना शुरू करने का निर्णय लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए एक और वायदों को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरंभ की है, जिसके प्रथम चरण में ई टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्हें निश्चित आय प्रदान करने के लिए ई टैक्सी को सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है, जिसमें सचिवालय कर्मचारी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कमीशन की लायबिलिटीज थी 6th पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपया, जो भी हमारे संजीव शर्मा जी भी बता रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज भी हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और आप लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य। हमने आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अब अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी के घर से आता हूं। मैं जानता हूं कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो किस प्रकार अपने जीवन का पालन पोषण करता है। और हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के साथ ही हमने अपना मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण जो था, वो संवेदनशील दृष्टिकोण था, वो आप सब लोगों के सामने रखा। इस बार पहली बार 75 साल के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस अप्रैल तक 1100 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि हम इस सरकार में करने का लक्ष्य हमने रखा। पहली बार होगा। और मैं आपको इस सचिवालय परिसर में जो मेरा घर है, मैं यहाँ का मुख्य संरक्षक हूँ और आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और ये जो लायबिलिटीज है ना हमारे पर, जो 10,000 करोड़ की है, ये तुरंत प्रभाव से आपको मिलेंगी। ये आने वाले 1-2 साल में ही सारी हम इसको खत्म करने का भी हमने लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों की सहयोगी है, कर्मचारियों के हित की है, किसान के हित की है, महिलाओं के हित की है। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी हम पुलिस की भर्ती करने जाते हैं, क्योंकि कोई भी महिला जब तक समाज में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी तो उस उन्नति में थोड़ी कमी रह जाती है। हम महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होने जा रही है 1200, उसमें 30% हम कोशिश करेंगे कि हम 30% रिजर्वेशन महिला पुलिस को दें, ताकि वो आने वाले समय में पुरुषों के मुकाबले अपना कार्य कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जबकि प्रदेश में व्यवस्था अस्त व्यस्त है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार समस्याओं को बढ़ा रही है। आपदा से डैमेज की भरपाई अभी तक नहीं की गई है और न ही लोगों को राहत राशि मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के खोला नाला का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा से जिन पंचायतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें से खोला नाला प्रमुख है। खोला नाला का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर, जमीन, पशुशाला, पशुधन चला गया, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी राहत राशि लोगों को नहीं मिली। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पूछा है कि जो राहत की बातें कर रहे हैं, वो राहत किसको मिल रही है, ये बताएं।
स्कूल के बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। जहां 20 बच्चे बैठ सकते हैं वहां 70 बच्चे को बिठाया जा रहा है। स्कूल भवन क्षतिग्रस्त है और अब चिंता इस बात की है कि बच्चों के पेपर कहां होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जबकि प्रदेश में व्यवस्था अस्त व्यस्त है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार समस्याओं को और बढ़ा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द डैमेज की भरपाई के लिए बजट जारी करेगी और केवल पात्र लोगों को राहत राशि प्रदान करेगी। जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोलानाल भी है और विशेष तौर से ये खोलानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। मैं यही कार्यक्रम में ही पूछ रहा था किसी को राहत मिली, बोलते मिली नहीं। आखिरकार क्यों नहीं मिली फिर? आखिरकार उसकी वजह क्या है? तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइवेट अकोमोडेशन में एक जगह बैठे हैं जहाँ पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पर 70 बच्चे बैठाए हुए हैं। और वहाँ जो हमारा दूसरा स्कूल है, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग वो डैमेज हो गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। स्टाफ की शॉर्टेज यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बनी है। सारा स्टाफ बदल करके इस राज्य विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज के दूसरे इलाकों में भेज दिया प्रदेश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस सरकार को चुना गया है देश की जनता द्वारा, उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई करने के लिए पैसा स्वीकृत हो और सुनिश्चित करें कि जो पैसा उन परिवारों को मिलना चाहिए जो उनको नुकसान हुआ है, जिनके परिवार का घर चला गया है, तो उन लोगों को। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और दिसंबर की 4 को मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। निशांत शर्मा मामले में आज जो कार्रवाई हुई उसमें 4 मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिकॉर्ड है वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। तीसरा, इस मामले में निशांत की सुरक्षा को लेकर न्यायालय ने कहा कि उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न हो। हमने न्यायालय को एश्योर किया और स्पष्ट किया कि हमने 2 कांस्टेबल्स उनके साथ ड्यूटी पर लगा दिए हैं और भी आवश्यकता होगी तो हम इसे समय समय पर एसेस करेंगे। एसेस करने के पश्चात इस मामले में अगर उनकी सुरक्षा में और ज्यादा पुलिस डिप्लॉय करने की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी, परंतु उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौथा, न्यायालय ने अमाइकस ने कुछ जांच पर प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं और अगली पेशी जो 4 दिसंबर 2023 के लिए रखी गई है उसमें कहा गया कि मामले की पूरी सुनवाई जांच रिकॉर्ड को देखकर और अन्य मामलों को दोनों पक्षों को सुनकर 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई। देखिए, एसपी कांगड़ा को मैंने ही अपने असिस्टेंस के लिए बुलाया था। न्यायालय ने उनको मौजूद रहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि इस मामले में मुझे उनकी असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, सो शी शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। और उन्होंने इस मामले में जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो जांच
थी वो मेरे माध्यम से न्यायालय को बताई। हाँ, उनका एक विषय था मीडिया को लेकर, जिसमें न्यायालय ने कहा कि मीडिया पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मीडिया भी जिम्मेदारी से इस मामले की रिपोर्टिंग करे तथा जो तथ्य न्यायालय में आते हैं उन्हीं तथ्यों पर बात होनी चाहिए। इसी वजह से मैं भी आप सबके साथ, ताकि सिर्फ तथ्य आप सबको बताए जा सके, ताकि कोई भी भ्रामक समाचार पत्रों में या आपके माध्यम से ना जा सके। सर, इसमें